तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट भी हो रहे हैं। 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुँच सके मेरे भाई। और आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 पर जरूर से जरूर भेजिएगा। चलें शुरुआत करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा, नागालैंड को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आपको हमने इससे पहले भी ये सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। नागालैंड, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब के बारे में करा रखा था। सारे 371 के पार्ट बता रखे थे। आज आपसे आर्टिकल 371 ए के बारे में पूछ लिया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल 371 ए में नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आइए इस प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो नागालैंड को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे 1962 में 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के तहत नागालैंड की विशेष संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। देखो, नागालैंड में जो लोग रहते हैं वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं ना, और वहाँ की स्थिति भी अलग है, वहाँ का खान पान सब कुछ अलग है। वहाँ पर उनको थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि रहन सहन में भी प्रॉब्लम होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे कि उनकी संस्कृति की रक्षा की जा सके और उनकी परंपराओं की रक्षा की जा सके। क्या क्या विशेष प्रावधान है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मुख्य प्रावधान है वो आपको बता देते हैं। पहले, भूमि का अधिकार। भूमि और उनके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रहता है। यानी कि कोई बाहर का वहां पर जाकर के अगर जमीन खरीदना चाहेगा तो इतना पॉसिबल नहीं है, इतना आसानी से उसको जमीन नहीं मिलेगी। अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई रिकमेंडेशन की जाएगी तो ही वो जमीन वहां पर खरीद सकता है। जैसे उत्तर भारत के लोग अगर वहां पर जाकर जमीन खरीदना चाहें तो इतना आसान नहीं होगा। सांस्कृतिक स्वायत्तता है। नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं और पारंपरिक कानूनों से जुड़े मामलों पर संसद कोई भी कानून नहीं बना सकती है। ठीक है। नागालैंड में तब तक लागू नहीं होता जब तक कि राज्य विधानसभा इसे स्वीकार न कर ले। यानी कि वहाँ की जो संस्कृति है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई नया कानून बनाया जा रहा है जो उनकी संस्कृति को हानि पहुंचा रहा है, तो जब तक नागालैंड की विधानसभा ये न कह दे कि हाँ हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, तब तक वहाँ पर ऐसा कोई भी कानून केंद्र सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा वहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता है। ये कुछ विशेष प्रावधान जो है वो नागालैंड को आर्टिकल 371 ए के तहत दिए गए हैं। आगे समझ में, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे नंबर, किसी के 82, किसी के 87, इवन जो जिन लोगों ने 4-5 दिन पहले भी नोट्स लिए हैं वो भी 70 के आसपास पहुंच जा रहे हैं। तो आपका किसी भी अगली शिफ्ट में एग्जाम है तो आप जो है इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 149 रुपए में आपको ये बहुत सारा मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। क्या क्या मिलेगा आपको? तो 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा 10 प्रैक्टिस सेट हमने करा रखे, 10 के 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैथ के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन प्रैक्टिस सेट में से छपे हुए मिल रहे हैं। आपने देखा था प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के 2 के दोनों क्वेश्चन जो है आपको 7 तारीख वाली शिफ्ट में देखने को मिल गए थे। इसी तरह से आपको बहुत सारे 7 तारीख नहीं 27 तारीख वाले, ठीक है, 27 तारीख वाली शिफ्ट में देखने को मिल गए थे। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा लगभग 2500 के आसपास एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज हम करवा चुके हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। वो सारे एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे जो लास्ट टाइम पर आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। आप अगर 7 से 8 घंटा लगातार बैठ करके पढ़ भी लेते हैं तो भी आप इन नोट्स को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, थ्योरी को छोड़ देंगे तब भी। ठीक है ना। तो अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी भी आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको सेंड कर दी जाएगी जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और आगे के सारे नोट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज जो है ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का जो है नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत जल्दी आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि वैकेंसियां लगातार आती रहेंगी। लेकिन ये जो इसके बाद में जो वैकेंसी आने वाली, जैसे कि एमपी पुलिस हो गया, एमपी एसआई हो गया, पटवारी हो गया और सचिव की जो वैकेंसी हो गई, ये सारी वैकेंसियां मध्य प्रदेश अर्हता परीक्षा के द्वारा भरी जाएंगी। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा की कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है मात्र 199 रुपए में। कुछ लोग कह रहे हैं सर एमपी पुलिस की वैकेंसी पुलिस हेडक्वार्टर करवाएगा,
तो हमने दोनों व्यवस्था आपको कर दी है। अगर पुलिस हेडक्वार्टर करवाता है तो भी ये सारे सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे, और अगर सामान्य अर्हता परीक्षा होती है तो भी यही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इनमें से ही सारे जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जिनका भी एमपी कांस्टेबल का या फिर एमपीएसआई का एग्जाम है वो ये सामान्य अर्हता वाले नोट्स कंप्लीट करके ही जाइएगा। क्या क्या मिलेगा, तो आपको इसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे कि एमपीजीके हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग, साइंस, डीआई। 4 डीआई हमने कल डाल दी ग्रुप में, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लेना। करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर भी डाल रहे हैं, अभी हमने करंट अफेयर डाल दिए हैं। 20 प्रश्न करंट अफेयर के और 20 प्रश्न स्टैटिक जीके के एक साथ में डेली डालेंगे। आज से वो सीरीज चालू कर दी गई है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद में जीके, जीएस, मैथ और कंप्यूटर, इन सब के भी आपको नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इसी नंबर से आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी। जो टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको सारे नोट्स ऑलरेडी डले हुए मिलेंगे, ठीक है। अब टेलीग्राम ग्रुप से आपको और दिक्कत नहीं होगी कि भाई आपका भले ही व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाए, अनइंस्टॉल हो जाए, मोबाइल कुछ भी हो जाए, टेलीग्राम में ऐसा कुछ नहीं होता है। टेलीग्राम में आपका अगर मोबाइल फॉर्मेट भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोबारा जब टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे तो वहां पर वो पुराने सारे नोट्स आ जाते हैं, कभी भी डाउनलोड करो। इसलिए हमने इस बार क्या किया है, सारे नोट्स जो है टेलीग्राम पर प्राइवेट ग्रुप बना दिया है, उसी में आपको सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो जिनका भी आगे एग्जाम है वो इन नोट्स को जरूर कंप्लीट करके जाना, मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा वाले, इसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे, पुलिस के भी, एमपीएसआई के भी, पटवारी के भी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपको कितने अच्छे से करा रखा था, बार बार आपको कराते थे जब जब गांधी जी का प्रश्न आता था असहयोग आंदोलन वाला, कि मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, तो 1923 में। हमने आपको असहयोग आंदोलन के दौरान बताया था कि चौरी चौरा घटना के बाद में गांधी जी नाराज हो गए, बोले कि अब भीड़ ने ये गलत कर दिया, हिंसा का मार्ग अपना लिया है, हम असहयोग आंदोलन को बंद करते हैं। इससे क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने कहा कि ऐसा मत कीजिए क्योंकि सरकार झुकने को तैयार है और हमारी लगभग जीत होने को है, लेकिन गांधी जी नहीं माने। गांधी जी नहीं माने, असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। उसके बाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कई बार आपको बता रखा था, आज वो प्रश्न आपका पूछ लिया गया है, ठीक है। और ये प्रश्न आपको हमारे नोट्स में भी देखने को मिल जाएगा, जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि इंडियन हिस्ट्री के जो नोट्स दिए हैं टॉप 100 प्रश्न, उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की थी। इससे शुरुआत में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम दिया गया था, जिसमें चित्तरंजन दास सीआर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू जो है वो इसके सचिव थे। शुरू में इन्होंने क्या नाम रखा, कांग्रेस खिलाफत, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ, मतलब हम कांग्रेस के खिलाफ है ना, लेकिन बाद में इन्होंने ये आगे वाला शब्द हटा लिया और केवल जो है स्वराज पार्टी ही इसका नाम रहने दिया था। आगे बढ़े, देखिए अगला प्रश्न, अनुच्छेद 102 आपसे पूछा गया, अनुच्छेद 102 का संबंध किससे है, ये भी आपको बहुत अच्छे से करा रखा है। और जो टॉप 100 हमने आपको आर्टिकल के प्रश्न दिए हैं अनुच्छेद के, यानी जोड़ी मिलाने वाले हमने अलग से प्रश्न दिए हैं 50, और 100 प्रश्न वन लाइनर में आर्टिकल के अलग से दिए हैं, उन्हीं में से आर्टिकल के सारे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। देखिए तो 102 में सांसदों की अयोग्यता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 संसदों यानी कि संसद में जो सांसद होते हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताता है कि कौन कौन सी परिस्थिति में सांसद वहां से हटाए जा सकते हैं, उनको अयोग्य जो है घोषित किया जा सकता है। देखिए, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बने रहने के लिए योग्य नहीं रहता अगर ये कंडीशन हो जाएगी। कौन कौन सी, नंबर 1 लाभ का पद, यदि व्यक्ति भारत के किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है मंत्री के पद को छोड़ करके, तो वो जो है संसद से हटा दिया जाएगा। मानसिक स्थिति, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है कि वो अस्वस्थ है, तो उसको हटाया जा सकता है। दिवालियापन, यदि वह दिवालिया घोषित हो जाता है, यानी कि सारी की सारी जो धन उसके पास में है वो सब, मान लो कोई कर्जा वर्जा ले लिया है, तो उसके बाद नागरिकता, यदि वो भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता अगर वो धारण कर लेता है तो अपने आप सांसद के पद से हटा दिया जाएगा। दल बदल, यदि वह 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो तो भी उसको सांसद के पद से हटाया जा सकता है। अब आप कहोगे सर राघव चड्ढा को क्यों नहीं हटाया, तो उसकी कंडीशंस होती हैं, अलग अलग कंडीशंस के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो ये दल बदल कानून जो है वो भी आपका जो है 10वीं अनुसूची के तहत लाया गया था। अगला देखिए, मैसनी जो है वो इटली को कैसा देश बनाना चाहते थे, तो इटली को एक एकीकृत और स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। देखिए, ग्यूसेप मैसनी इटली को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने की बजाय एक एकीकृत, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को मानव जाति की प्राकृतिक इकाई बनाया है, इसलिए इटली का एकीकरण ही यहाँ के लोगों की स्वतंत्रता और मुक्ति का एकमात्र आधार होगा। और मैसनी ने जो है वो इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, इटली को एक सूत्र में बांधने का काम जो है मैसनी के द्वारा किया गया था।
आगे बढ़ते हैं, अगला है कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने विकास करना शुरू कर दिया था। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि भारत जो है अपनी स्थिति को सुधार सके और विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। तो दो ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं जहां से हमने शुरुआत की थी, पहली हो जाएगी जब हमने कृषि में विकास करना शुरू किया था, दूसरी औद्योगिक विकास की बात हो जाएगी तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए, भारत ने नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के दौरान की थी, जिसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। यह योजना मुख्य रूप से कृषि, सिंचाई, खाद्य सुरक्षा के विकास पर केंद्रित थी, है ना। पहली बार हमने क्या कहा भाई, पहली पंचवर्षीय योजना, पहले पेट तो भर लो, तो पहली पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, अब हमारा पेट भर चुका था, अब हमको क्या चाहिए थे, उद्योग वगैरह चाहिए थे भाई। अब हम ट्रैक्टर बनाएंगे, हल बनाएंगे, लोहे के सामान बनाएंगे, तो फिर हमने उद्योगों की ओर फोकस किया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, हमारा पेट भी भर गया, उद्योग भी भर गया है, तो मतलब उद्योग भी बन गए हैं। तो अब हमने इन दोनों पर विकास केंद्रित किया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन दोनों पर काम किया गया। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना इतनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई क्योंकि उसी समय अकाल पड़ गया, भारत चीन युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, तो वो थोड़ी सी कह सकते हैं डेवलप नहीं हो पाए थे। देखिए, इसके बाद औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास की असली नींव दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में पड़ी थी, जिसने भारी और बुनियादी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी थी। फिर जैसे ही तीसरी पंचवर्षीय योजना आई 1962 में भारत चाइना का युद्ध हो गया, 65 आते आते भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। तो इस तरह से जो है कह सकते हैं कि थोड़ा समस्या होने लगी, फिर अकाल भी पड़ गया था, है ना। तो ये हो गया। आगे देखते हैं, अगला मिट्टी और उनके क्षेत्र से जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न आए थे। अब चलिए मिट्टियां और उनके क्षेत्र को देख लेते हैं। हालांकि ये प्रश्न पहले भी आपको करा चुके हैं, एनालिसिस के दौरान ही कराया था, आज फिर से ये प्रश्न जोड़ी मिलाने वाला आ गया था। तो देखिए, मिट्टी पृथ्वी की वह ऊपरी सतह जो खनिजों, कार्बनिक पदार्थों, हवा, पानी और जीवों का मिश्रण है। भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिनमें जलोढ़ मिट्टी 40% सबसे ज़्यादा पाई जाती है और लाल मिट्टी लगभग 18.5% जो है वो भूभाग को कवर करती है। अब चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी, ये कहाँ पर पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें, यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है और यह संपूर्ण उत्तरी मैदान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के तटीय डेल्टा पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से मिलाने को आया था कि उत्तरी भाग में है, पश्चिमी भाग में है, कहाँ पर है, ठीक है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में अपना जो मालवा वाला क्षेत्र है ना, जहाँ पर कपास की, मूंगफली की, गन्ने की खेती होती है, तो काली मिट्टी इसकी खेती के लिए बहुत ज़्यादा जो है उपयोगी होती है। लाल मिट्टी की बात करें, इसमें लोहे के अंश के कारण इसका रंग लाल होता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छोटा नागपुर के पठार में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। लैटराइट मिट्टी की बात करें, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निश्चालन से यह बनती है, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और असम की पहाड़ियों में यह देखने को मिलती है। असम में जो सीढ़ीदार खेतों की मदद से चाय की खेती की जाती है, वो लैटराइट मिट्टी जो है वो चाय की खेती के लिए, यानी रोपाई वाली जितनी भी फसल होती हैं उनके लिए लैटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। आगे बढ़ें, रेगिस्तानी मिट्टी की बात करते हैं, जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के जो कच्छ का रण है वहां पर भी ये पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी की अगर बात करें तो ह्यूमस से भरपूर लेकिन कम गहरी मिट्टी होती है। हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। तो ये इस तरह से आपसे मैचिंग करने के लिए पूछा था। अब आगे अगर यहाँ से प्रश्न आएगा आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस में बात करें तो साइंस में पूछा गया था डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है, या डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है। तो लिम्फोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है, देखिए लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है, जो शरीर में बीमारियों, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है। इन्हें शरीर का रक्षक सैनिक भी कहा जाता है। जो लिम्फोसाइट होते हैं इन्हें शरीर का सोल्जर भी कहा जाता है। ठीक है, देखो ये डब्ल्यूबीसी के मुख्य प्रकार हैं, जिन्हें उनके कार्य और स्थान के आधार पर दो मुख्य भागों में बांटा गया है। डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट में बांटा है, एक है टी कोशिकाएं, दूसरी है बी कोशिकाएं। टी कोशिकाएं क्या करती हैं, या सीधे तौर पर वायरस और कैंसर कोशिकाओं से लड़ती हैं और अन्य इम्यूनल कोशिकाओं से सक्रिय करती हैं। जितनी भी मतलब कि हमारी ऐसी कोशिकाएं जो लड़ने के लिए तैयार होती हैं उनको सक्रिय करती हैं। बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं, बी सेल्स क्या करती हैं, ये विशेष प्रकार के प्रोटीन एंटीबॉडी बनाती हैं जो हानिकारक पदार्थों और संक्रमण को नष्ट करते हैं। इस वजह से डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट को हमारे शरीर का क्या कहते हैं, बॉडीगार्ड कहते हैं, क्योंकि इनके पास में वो सारे औजार होते हैं। बी सेल्स भी हैं, टी सेल्स भी हैं, जो सभी प्रकार के रोगाणुओं को, बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। मेंडल का प्रभाविता का नियम पूछा गया, ये भी हम आपको करा चुके थे, फिर से एक बार दिखा देते हैं। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों वाले दो शुद्ध पौधे या जीवों के बीच संकर यानी क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण जो प्रभावी होता है दिखाई देता है और दूसरा लक्षण अप्रभावी हो जाता है, यानी कि वो छिपा रह जाता है। तो जब दो पौधों को, अलग अलग प्रजाति के पौधों को संकरण कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो पहली प्रजाति का F1 पीढ़ी जो है वही केवल दिखाई देगी, दूसरी वाली पीढ़ी के लक्षण जो है वो समाप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है। तो कई बार आपको बता रखा था, ट्रिक बताई थी आपको, अनिल।
अनील, अनील का अर्थ है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। छलानी, छलानी, छलानी में क्या होता है, क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। ये ट्रिक आपको बता रखी थी, आज आपके काम आ गई। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, इसे याद रखने की एक आसान ट्रिक है अनिल। इसके विपरीत क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। अच्छा, एक और प्रश्न पूछते हैं कि जो शुद्धता होती है, मतलब कि वातावरण में शुद्धता का प्रतीक कौन सा पौधा होता है? ध्यान रखना, लाइकेन। ठीक है, जहां पर जितने ज़्यादा लाइकेन पाए जाएंगे वहां का वातावरण उतना ज़्यादा शुद्ध होता है, ऐसा माना जाता है। प्रदूषण का प्रतीक पूछ सकते हैं कि प्रदूषण का प्रतीक, प्रदूषण को मापने का प्राकृतिक प्रतीक कौन सा है, तो वो लाइकेन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, धातु को ठोकने या बजाने पर उसमें से निकलने वाली आवाज के गुण को क्या कहा जाता है? इसको ध्वनिक या फिर सोनोरस कहा जाता है। देखिए, तो धातुओं को किसी कठोर सतह पर पीटने या टकराने पर गूंजने वाली जो रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनिक या फिर सोनोरस कहते हैं। धातु के इस गुण को ध्वनिक सोनोरस कहा जाता है। इसी गुण के कारण धातुओं का उपयोग स्कूल की घंटी, वाद्य यंत्र बजाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला देखिए, ओजोन परत। बहुत अच्छे से आपको कई बार समझा रखा है। ओजोन परत में पहली बार छिद्र कहां पर देखे गए थे, या फिर कुछ इस तरह का प्रश्न था कि ओजोन परत सबसे पतली कहां पर हो गई है, तो अंटार्कटिका पर ही हो गई है। देखिए, ओजोन परत में सबसे पहला गंभीर जो छिद्र है वो अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया था। इसकी खोज 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे BAS के वैज्ञानिकों ने, जिसमें फॉरमैन, ब्रायन गार्डनियर और जोनाथन फ्रैंकलिन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि आज अगर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आज शाम को ही आपकी MP पुलिस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, या फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आज शाम को क्वेश्चन आ गए तो हम जो है आपका एनालिसिस करा देंगे, नहीं तो कल से MP पुलिस MP SI की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। सामान्य अर्हता परीक्षा की क्लासेज शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले MPGK पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले MPGK की आपकी थ्योरी करवा देंगे, फिर उसके 3 तरह के क्वेश्चन आपको देंगे। एक तो 50 वन लाइनर, 20 आपको देंगे जोड़ी मिलाने वाले, और लगभग 30 प्रश्न आपको देंगे हम कौन से, जो कथन और निष्कर्ष वाले होते हैं। ठीक है, तो 100 प्रश्न आपको देते चलेंगे, बढ़िया से आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी, और उन सब का जो PDF है वो आपको नोट्स ग्रुप में मिलता चलेगा। जो टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उनको वहां पर मिलता चलेगा। ठीक है, क्लास आपकी यूट्यूब पर ही होती रहेगी। चलिए, अगला देखिए, दक्षिणी गोलार्ध के आंतरिक महाद्वीप के ऊपर भी इसको देखा गया है। 1985 में इसको देखा गया है। क्यों हो रहा है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम सबसे ज़्यादा निकाल रहे हैं, जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर, हमारे AC हो गए, हमारे जो DO लगाते हैं उसमें से CFC निकलती है। तो CFC की वजह से ये ओजोन परत जो है इसमें क्षरण हो रहा है और ये पतली होती चली जा रही है। ठीक है, अभी आज सुबह भी कल समझाया था, आज फिर से पूछ लिया है। चलो हिंदी में देखिए, हिंदी में प्रश्न पूछा गया था, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का लोगों को कैसे पता चला था? क्यों उनकी मृत्यु हो गई थी? मृत्यु क्यों हुई थी जानते हैं ना, कि वो गंगा स्नान करने जाते थे और पैदल ही जाते थे, और रास्ते भर कुछ भी नहीं खाते थे, और गंगा जो थी वो उनके घर से बहुत दूर थी, तो पैदल चलने की वजह से, कमजोरी की वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। समास का क्या अर्थ होता है, ये प्रश्न पूछा गया। एक प्रश्न आत्मकथ्य से पूछा गया, जो पोएम है आत्मकथ्य, वहां से कवि देव से एक प्रश्न है। तत्सम, उपसर्ग और अलंकार का एक प्रश्न है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। सन्मय में संधि पूछी गई, सन्मय का संधि विच्छेद करना पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न सूरदास से, और शेर के कान कतरना, ये इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, ये पूछा गया था। और एक प्रश्न आपका वाच्य का देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गणित की बात करते हैं तो गणित में आपको देखो एक प्रश्न शंकु का मिला है। ट्रिग्नोमेट्री से आज 4 प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि क्वेश्चंस थोड़ा सिंपल लेवल के ही थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे, लेकिन 4 प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से। एक बेलन का, एक घनाभ का आयतन पूछा है। बहुपद के 2 प्रश्न हैं, समांतर श्रेणी के हैं। माध्य बहुलक फॉर्मूला से एक प्रश्न आया था, माध्यिका का एक प्रश्न है। द्वितीय समीकरण और ये बेलन का आयतन वगैरह पूछा है। 2 प्रश्न आपको प्रायिकता के देखने को मिले हैं, विषम वाले, है ना, सम और विषम अंकों वाले पूछे गए थे। चलिए, इंग्लिश की बात करते हैं तो द ड्रैगन वाली जो पोएम है ना, वहाँ से 5 प्रश्न आए हैं। ठीक है ना, जिसमें वो चूहे के, उसके बिल्ली के बच्चे का नाम इंक है, ठीक है, और ड्रैगन का नाम क्या है, इस तरह से पूरी पोएम दे रखी थी, और 5 प्रश्न आपसे उसमें से बनाकर पूछे गए थे। ये आपको बहुत अच्छे से करा रखी है। PDF नोट्स भी इसके हमने आपको दे रखे हैं। ठीक है, पूरा बुक ही हमने दे दी थी, हिंदी इंग्लिश की सारी कहानियाँ आपको दे रखी हैं। द फर्स्ट फ्लाइट से 2 क्वेश्चन थे, एक प्रश्न टेंस से था। मॉडल से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न डिटरमाइनर से, और ग्रामेटिकल एरर से भी 3 प्रश्न लगभग देखने को मिले हैं फिल इन द ब्लैंक में। ठीक है, तो ये आज का एनालिसिस था। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो इनका क्या कहना है। इन्होंने हमारे हॉस्पिटल असिस्टेंट के नोट्स ले रखे हैं। देखो आपको पेज दिखाई दे रहा होगा हॉस्पिटल असिस्टेंट नोट्स का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। मेरा एग्जाम हो गया है, 64 सही 12 गलत। आपकी नोट्स से ही ऑलमोस्ट पेपर आ रहा, क्योंकि आपकी नोट्स मैंने 22 को लिए थे, इसलिए शायद और पहले लिया होता तो 70 प्लस स्कोर आ जाता। यानी कि इन्होंने जो है थोड़ा लेट नोट्स लिए थे, है ना, जिसकी वजह से इनके नंबर थोड़े से कम रह गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक और ये है, इनका देख लीजिए। 75 सही है सर, 15 गलत हैं। और सर मैं आपका जवाब नहीं है, आबकारी से आपसे जुड़ा हूँ, उसमें 81 नंबर आए थे, कांस्टेबल में 87 नंबर थे, मगर जेड जो स्कोर होता है उसकी वजह से ये बाहर हो गए थे। तो ये तब से जुड़े हुए हैं ना,
तो मेहनत भरपूर की जाएगी एमपी पुलिस के पूरे बैच में, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपको जो है पूरा बैच यूट्यूब पर मिलेगा और उसके नोट्स जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें सॉरी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप में क्लासेस भी कुछ अलग से कराई जाएंगी, टेस्ट वगैरह भी कराई जाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये मध्य प्रदेश सामान्य अर्थता परीक्षा के डेमो नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये प्राचीन इतिहास का है, आप देख लीजिए सुपर नोट्स, ठीक है। पूरा डिटेल आपको ग्राफ व्राफ बना करके सब कुछ मिलेगा बढ़िया से, ठीक है ना। और ये वो सारे नोट्स हैं, जब आप नोट्स लेंगे तो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा, मतलब आपको लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। बाकी ये भारतीय राज्य व्यवस्था के हैं, आप देख सकते हैं, सारा सब कुछ मिलेगा, है ना। सर आपकी क्लास से आया था 88 क्वेश्चन सही है, 9 क्वेश्चन गलत हैं, लगभग 84.5 के आसपास इनके नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है लोगों का, जिन लोगों ने नोट्स लिया है। बाकी आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको नोट्स लेना हो तो इस QR पर पेमेंट करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।